हेलो टू ऑल ऑफ़ यू, कैसे हैं आप सभी लोग। क्लास 10 सोशल साइंस के ज्योग्राफी हम लेके आ चुके हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छी पढ़ाई चल रही होगी। तो आपका जो पहला चैप्टर है वो है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। क्या है ना, इधर उधर की बात करके सीधे मुद्दे पे आते हैं और एक एक लाइन एक्सप्लेन करेंगे। और ये आप बहुत सारे बच्चे जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं वो भी एनसीईआरटी पढ़ते हैं और एनसीईआरटी रिकमेंड करते हैं लोग, लाइन बाय लाइन आपको पढ़नी चाहिए। तो can you identify the name of the various item used in making the life comfortable in our village and town? List the item and the name of the material used in their making. पता है चैप्टर ना सवाल के साथ ही शुरू कर रहा है। रिसोर्सेस की आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या है, आपके घर के आसपास रिसोर्सेस क्या हैं और वो आपकी लाइफ को आसान कैसे बनाते हैं। आप इसका एक चार्ट बनाइए, आप इसकी एक टेबल बनाइए और बताइए कि वो रिसोर्सेस आपकी कैसे मदद कर पा रहे हैं और वो कैसे रिसोर्सेस हैं। ठीक है, तो लाइन बाय लाइन चलते हैं। अगला कि एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट, हमारे इन्वायरमेंट में जो भी अवेलेबल है, इन्वायरमेंट क्या है हमारे आसपास, ठीक है, विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाइज आवर नीड्स, वो हमारी ज़रूरतों को पूरी करते हैं। ठीक है, पानी, लकड़ी, हवा, नदी, पठार प्रोवाइडेड। ठीक है, इट इज़ टेक्नोलॉजिकल एक्सेसिबल, इकोनॉमिकल फैसिएबल एंड द कल्चरली एक्सेप्टेबल कैन बी टर्म एज ए रिसोर्स। ठीक है, तो रिसोर्सेस क्या है, जो पहला वर्ड यहाँ पे दिया गया है वो समझाने की कोशिश कर रहा है। वो एक वर्ड यूज कर रहा है टेक्नोलॉजिकल एक्सेसिबल। अगर टेक्नोलॉजिकल एक्सेस नहीं है, मान लीजिए आपके पास कोई चीज़ है और उसका उपयोग करने के लिए आपके पास सही टेक्निक नहीं है, कि हमारे पास अर्थ के नीचे कोई मतलब मेटल है और हम उसे निकाल नहीं पा रहे हैं, हम उसे यूज नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उसकी टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस हमें नहीं पता है, तो वो क्या रिसोर्सेस होगा, पहली चीज़। ठीक है, हम मतलब रिसोर्सेस बोलेंगे। फिर दूसरा कह रहा है कि इकोनॉमिकल फेसिएबल, तो जब उसे हम इन्वायरमेंट से निकाल रहे हैं, उसका यूज कर रहे हैं, तो वो क्या अंडर बजट है, क्या उससे प्रॉफिट मिल रहा है, या फिर हम जितना पैसा लगा रहे हैं और निकालने में तो हम घाटे में हैं, तो क्या वह इकोनॉमिकल फेसिएबल है। और अगला है कल्चरली एक्सेप्टेबल, मतलब जो भी हम रिसोर्सेस यूज कर रहे हैं वो हमारी सोसाइटी और कल्चर को एक्सेप्टेबल है कि नहीं है, वो किसी सोशल रूल के अगेंस्ट तो नहीं है। अगर वो सोशल रूल के अगेंस्ट है तो फिर वो रिसोर्सेस नहीं है। तो कोई भी नेचुरल चीज़ जो नेचर में है वो रिसोर्सेस तभी बनेगी जब वो तीन चीज़ों को सेटिस्फाइज करती हो। और वो तीन चीज़ें कौन कौन सी हैं? टेक्नोलॉजिकल एक्सेसिबल, इकोनॉमिकल फैसिएबल और कल्चरली एक्सेप्टेबल। ये है रिसोर्स का मतलब, रिसोर्स ये है। ठीक है, अगली लाइन है कि आप इतना पैराग्राफ समझ गए होंगे। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थिंग्स अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट, क्योंकि मैंने क्लास 10 के बच्चों से बात की और बोलते हैं एसएसटी बहुत टफ है, एसएसटी में कम नंबर आते हैं, तो मैंने सोचा कि अब मैं एसएसटी की एक एक लाइन एक्सप्लेन करूँगा। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थिंग्स अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट इन्वॉल्व एन इंटरैक्टिव रिलेशनशिप बिटवीन नेचर एंड टेक्नोलॉजी and institution. Human being interact with nature through technology and create institution to accelerate their economical development। अब इस लाइन का मतलब समझिए। यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थिंग्स का मतलब क्या है? चीज़ें, अगर कोई भी रॉ मटेरियल हमारे पास नेचर में है वो यूजलेस है जब तक हम टेक्नोलॉजी का यूज करके ह्यूमन के वेलफेयर में उसको यूज नहीं कर पा रहे हैं। जैसे क्रूड ऑयल इस समय बहुत चर्चा में है, बहुत महंगा है। ठीक है, तो क्रूड ऑयल है ना डीप अंडरग्राउंड में, अगर हम उसको ऊपर निकाल रहे हैं फिर उसको हम फैक्ट्रियों को दे रहे हैं काम के लिए, तो उसकी एक टेक्निक है। तो अवेलेबल इन अवर इन्वायरमेंट इन्वॉल्व कैन इंटरैक्ट रिलेशन बिटवीन द नेचर टेक्नोलॉजी, नेचर और टेक्नोलॉजी का क्या इंटरेक्शन है, इंस्टीट्यूशन क्या कर रहे हैं वहाँ, इंस्टीट्यूशन का क्या रोल है वहाँ। ठीक है, जैसे ONGC,
ये लार्ज ऑयल कोऑपरेशन मैनेज करती है, इंडिया की बात कर रहा हूँ। पेट्रोकेमिकल्स फैक्ट्रीज, इनकी जो रेगुलेटरी बॉडीज़ होंगी, आपने फिर आपको तेल मिलता है किसी पेट्रोल पंप के थ्रू मिलता है, एचपी का हो गया, जियो का हो गया, इन सब के थ्रू। तो नेचर का कोई भी रॉ मटेरियल तब यूजलेस है अगर हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है। ह्यूमन बीइंग इंटरेक्ट विद द नेचर थ्रू द टेक्नोलॉजी। हम टेक्नोलॉजी की मदद से ही नेचर से इंटरेक्ट करते हैं और अपनी ग्रोथ एक्सेलरेट दियर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। भले ही हमारे पास बहुत ज़्यादा रॉ मटेरियल है, अगर हमारे पास इनको बनाने के, इनको यूज करने के तरीके नहीं हैं तो हमारा किसी का मान लो एक शहर में या एक किसी देश में बहुत सारी नदियाँ बह रही हैं और वो उस हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट की टेक्नोलॉजी नहीं है उसके पास, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट की टेक्नोलॉजी नहीं है, तो कैसे ग्रोथ करेगा वो देश? वो बिजली कहीं और से खरीदेगा। तो इस पैराग्राफ का मतलब सिर्फ इतना है कि नेचर में जो भी रॉ मटेरियल है वो आप यूज कैसे कर रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थिंग्स है आपके पास, आपके इंस्टीट्यूशन काम कर रहे हैं, आपके पास वो टेक्नोलॉजी है। डू यू थिंक दैट द रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर? क्या लगता है आपको कि जो रिसोर्सेस हैं वो फ्री गिफ्ट है नेचर के? इज एज्यूम बाय मेनी, बहुत सारे लोगों को लगता है, दे आर नॉट, पर ऐसा नहीं है। रिसोर्सेस बता रहा है कि अगली लाइन में कि रिसोर्सेस क्या है, रिसोर्सेस आर ए फंक्शन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज। ठीक है, कोई भी मटेरियल में अगर ह्यूमन एक्टिविटी इन्वॉल्व नहीं है तो काहे का रिसोर्स? अगर तेल मिल रहा है, ऑयल मिल रहा है और उसमें ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ह्यूमन ड्रिल नहीं कर पा रहा है, ह्यूमन उसे निकाल नहीं पा रहा, वो फैक्ट्रियों को दे नहीं पा रहा है, क्या वो रिसोर्सेस हैं? ह्यूमन बीइंग देमसेल्फ आर इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ रिसोर्सेस। वो बता रहा है कि इंसान सबसे कीमती रिसोर्सेस है, इस अर्थ में सबसे रिस्पॉन्सिबल, सबसे इंटेलेक्चुअल और सबसे, लेकिन अब गैर जिम्मेदार हो चुका है इंसान। यहाँ पे ऊपर लाइन कह रहा है ना कि फ्री नहीं है, दे आर नॉट, लेकिन इंसान जो है वो इस पूरे अर्थ का सबसे प्रीसियस रिसोर्सेस है, पर गैर जिम्मेदार होता जा रहा है। दे ट्रांसफॉर्म मटेरियल, जो भी नेचर में मटेरियल मिलते हैं अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट, जो हमारे आसपास पाए जाते हैं, इनटू रिसोर्सेस एंड यूज देम, वो अलग अलग तरीके से उन सारी चीज़ों को यूज करता है। जंगल से लकड़ी निकाल लेगा, घर बना लेगा, पहाड़ों से पत्थर तोड़ लेगा, रोड बना लेगा, नदियों के पानी का यूज़ करके बिजली बना लेगा। ये सब कौन कर रहा है? इंसान कर रहा है। किसके थ्रू कर रहा है? टेक्नोलॉजी के थ्रू कर रहा है, टेक्नोलॉजी के थ्रू कर रहा है। टेक्नोलॉजी कौन दे रहा है? इंस्टीट्यूशन दे रहे हैं। तो अब इसका यूज़ करके हो क्या रहा है? एक्सेलरेट दियर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हमारी ग्रोथ हो रही है। हमने आजकल इकोनॉमिकल डेवलपमेंट की एक नई डिफिनेशन है कि आपके पास कितना इंफ्रास्ट्रक्चर है, इन्वायरमेंट को आप कितना नुकसान पहुंचा रहे, इस बात से किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। पर एज ए स्टूडेंट, ठीक है, अर्थ सब बहुत प्यारी चीज़ है और अर्थ की केयर करनी चाहिए। और आप ये चैप्टर जब पढ़ें तो मेरा जो पर्पज़ है बस आपके दिमाग में ये डालना है कि आप एक जिम्मेदार, एक रिस्पॉन्सिबल ह्यूमन बने, कि रिसोर्सेस किस हद तक यूज़ करे जाने चाहिए, कहाँ पे वहाँ पे स्टॉप लग जाना चाहिए, ये आप डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो अब बहुत सारी चीज़ें हैं कि क्लासीफाइड किया गया रिसोर्सेज को। दीज रिसोर्सेज कैन बी क्लासीफाइड इन द फॉलोइंग वेज ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ठीक है, तो अर्थ का जो ओरिजिन हुआ है उसमें दो टाइप की चीज़ें पाई जाती है, एक बायोटिक पाया जाता है, एक एबायोटिक पाया जाता है। बायोटिक मतलब जो चीज़ें जिंदा हैं, जो ब्रीथ कर रही हैं, एनिमल्स, प्लांट, बहुत सारी बैक्टीरियाज, इवन हम खुद। और एबायोटिक वो हैं जैसे मिनरल्स हो गए, पहाड़ हो गए, ये एबायोटिक है। दूसरा है कि ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, एक रिन्यूएबल होता है और एक होता है नॉन रिन्यूएबल।
रिन्यूएबल जो ख़त्म ना हो, सन से आने वाली सन की जो एनर्जी है वो रिन्यूएबल है। नॉन रिन्यूएबल जो एक टाइम के बाद ख़त्म हो जाएगा, क्रूड ऑयल एक टाइम के बाद ख़त्म हो जाएंगे, कोयला एक टाइम के बाद ख़त्म हो जाएगा। फिर अगला है ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप कि मालिक कौन है भाई, कौन कंट्रोल कर रहा है, इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल, इंटरनेशनल। होड़ मची हुई है, होड़ मची हुई है। जहाँ भी मिनरल्स या रिसोर्सेस हैं तो जो पावरफुल कंट्री हैं वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट अपनी वो इन्वॉल्वमेंट बढ़ाना चाहते हैं कि यहाँ पे ऑनरशिप के थ्रू रिसोर्सेज के टाइप्स देखे जा रहे हैं कि कोई एक इंडिविजुअल, कोई एक व्यक्ति मालिक है, कोई एक कम्युनिटी मालिक है, किसी एक देश का वहाँ पे रूल है, या फिर इंटरनेशनल लेवल। तो यहाँ पे रिसोर्सेज को एक्सप्लेन किया गया, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज, नेचुरल, ठीक है, ह्यूमन बहुत कीमती रिसोर्सेज है, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ। नेचुरल में रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, ठीक है, रिन्यूएबल कंटिन्यूस आर फ्लो, विंड और वाटर। बायोलॉजिकल रिन्यूएबल में आएगा एक नेचुरल वेजिटेशन, एक वाइल्ड लाइफ। नॉन रिन्यूएबल में है रिसाइकल मेटल्स, एक है नॉन रिसाइकल फॉसिल फ्यूल। ह्यूमन में स्ट्रक्चर एंड इंस्टीट्यूशन एंड क्वांटिटी एंड क्वालिटी। ह्यूमन में भी रिसोर्सेज के दो कैटेगरी बांट दी गई है, स्ट्रक्चर एंड इंस्टीट्यूशन, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल, कंटिन्यूस। मतलब ये सारा पैराग्राफ आपको देखना है। तो इस पूरे पैराग्राफ में आपसे एक एक्टिविटी के थ्रू शुरुआत कराना चाहता है और वो कह रहा है कि आप पहले अपने आसपास की लिस्ट बनाइए। मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं एसएसटी को इंटरेस्टिंग बनाऊँगा, ठीक है। ये पहले पैराग्राफ में वो कह रहा है कि आप ऐसी चीज़ों को छाटिए, बताइए। इस वाले पैराग्राफ में कह रहा है कि रिसोर्सेस है क्या। रिसोर्सेस में तीन चीज़ें कह रहा है कि टेक्नोलॉजिकल, इकोनॉमिकल और कल्चरली वो कैसे एक्सेप्टेबल है। फिर वो आपके दिमाग में यहाँ पे कह रहा है कि कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थिंग्स क्या क्या है, कैसे यूज होंगी, और रिसोर्सेज क्या हैं, और यहाँ पे रिसोर्सेज की कैटेगरी की बात कर रहा है, ठीक है। अगला है डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेस, ठीक है। अगली जो हेडिंग है वो क्या है, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेस। रिसोर्सेस आर वाइटल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल एज वेल एज फॉर द मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो रिसोर्सेस जो है ना ह्यूमन सर्वाइवल के लिए और क्वालिटी ऑफ लाइफ मैनेज करने के लिए यूज़ करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर ह्यूमन चाहता है कि उसकी इकोनॉमिकल ग्रोथ हो, कैसी ग्रोथ हो, इकोनॉमिकल, तो वह रिसोर्सेज को यूज करना उसको आना चाहिए। इट वॉज बिलीव दैट द रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। यह मान्यता है कि जो रिसोर्सेज हैं वो फ्री गिफ्ट है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ह्यूमन क्या करता है कि रिसोर्सेज का यूज करने के लिए एज ए रिजल्ट ह्यूमन बीइंग यूज देम इनडिस्क्रिमिनेटली एंड दिस हैज़ लीड टू द फॉलोइंग मेजर प्रॉब्लम। आधाधुंध यूज करता है, आधाधुंध यूज करता है। कैसे यूज करता है, जैसे बहुत सारे लोग मानते हैं कि जो नेचर में जो चीज़ें हैं वो फ्री हैं और इनका वो जो चाहे जैसे यूज कर सकते हैं, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। दिस डायरेक्टली करेक्ट द मिसकंसेप्शन। एक मिसकंसेप्शन बन चुका है कि प्रकृति का जो भी है वो सबका है, जो पा गया वही यूज कर सकता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मटेरियल, हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। रिसोर्सेज क्या हैं, लिमिटेड हैं, और उन लिमिटेड रिसोर्सेज का यूज़ भी बहुत ही रिस्पॉन्सिबल तरीके से होना चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूँ इनडिस्क्रिमिनेटली यूज नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या क्या क्रिएट हो रही है अगर आप आधाधुंध यूज कर रहे हैं तो, डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रेड एंड फ्यू इंडिविजुअल, ठीक है। बहुत सारे लोगों की ज़रूरतों को पूरा कर रहा है, ठीक है, हम उनका यूज कर रहे हैं। एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड, जो सोर्सेस हैं वो कुछ हाथों में ही रह जाते हैं। विच इन टर्न इनटू द सोसाइटी इनटू टू सेगमेंट, रिच सेगमेंट, पुअर सेगमेंट। याद रखिए, बहुत 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 डेप्थ भरी लाइन है ये। लाइन कह रहा है कि जो रिसोर्सेस हैं वो कुछ हाथों में ही रह जाते हैं, और कुछ हाथों में रह जाने की वजह से
सोसाइटी में एक सेगमेंट होता है रिच लोग पुअर लोग। मैंने देखा है जो इंडियन स्टेट हैं जहाँ बहुत ज़्यादा रिसोर्सेस हैं, झारखंड में भी बहुत सारे पुअर लोग हैं। झारखंड, उड़ीसा, ये तो 2 सेगमेंट हैं भाई वहाँ सोसाइटी के, वहाँ बहुत सारे रिसोर्सेस हैं। पर क्या वो कुछ हाथों में हैं या सरकार के कंट्रोल में हैं? ठीक है, ज़्यादा तो सरकार के कंट्रोल में है, पर क्या उसमें सेगमेंट में कोई गैप, सेगमेंट नहीं हुआ, डिवाइडेड नहीं हुए, हो रहा है ना, एक रिच और एक पुअर कम्युनिटी। Indiscriminate exploitation of resources has led to global ecological crisis such as global warming, ozone layer depletion, environmental pollution, and the land degradation. तो अगर हम रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा यूज कर रहे हैं और उसकी वजह से कई सारी ग्लोबल प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, अगर किसी को लगता है कि रिसोर्सेज का ज़्यादा यूज होने की वजह से वो बच जाएंगे जो ज़्यादा यूज कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। कोई भी डिजास्टर, नेचुरल डिजास्टर सबको अफेक्ट करेगा। कई सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, जैसे ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लेशन। ग्लोबल वार्मिंग क्या है, लगातार देखो टेम्परेचर बढ़ रहा है, आपके फ़ोन पे मैसेज आ रहा है कि टेम्परेचर बढ़ गया है, घर पे रहिए। ओजोन लेयर डिप्लेशन, ओजोन लेयर में होल्स हो रहे हैं। इन्वायरमेंट पोल्यूशन हो रहा है, ब्रीथिंग में प्रॉब्लम आ रही है। एयर इंडेक्स क्वालिटी जो है, एयर की क्वालिटी वो लगातार घट रही है। और लैंड जो है वो किसी काम की नहीं, उसमें पोल्यूशन का इम्पैक्ट हो रहा है और उससे एग्रीकल्चर अफेक्ट होगा, और जब एग्रीकल्चर अफेक्ट होगा तो सब अफेक्ट होंगे। यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई, मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि आपको एक्टिविटी बहुत ध्यान से करनी है। एक्टिविटी आपको सोचना सिखाता है, एक्टिविटी आपको स्टूडेंट से स्कॉलर की ओर ले जाता है। तो इस एक्टिविटी को समझिए ध्यान से। कह रहा है कि इमेजिन इफ द ऑयल सप्लाई गेट एग्जॉस्टेड वन डे, हाउ विड यू दिस अफेक्ट आवर लाइफ स्टाइल। और ये आपने देखा है, अभी देखा है, जब ईरान और अमेरिका का युद्ध हो रहा था इजराइल का, तो ऑयल को लेके, गैस को लेके खासकर, तो गैस भी ऑयल का ही एक पार्ट है। अगर आप ऑयल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट प्रोसेसिंग पढ़ेंगे तो आपको गैस कैसे निकलती, गैस कैसे बनती है, आपको पता चलेगा। तो कह रहा है कि अगर ऑयल सप्लाई डिस्टर्ब हो जाए एक दिन के लिए तो लाइफ स्टाइल पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। इवन हमारे पीएम अपील कर रहे हैं कि आप कम से कम फ्यूल यूज करिए। तो एक्टिविटी आपको करनी चाहिए, आपकी बुक में दिया गया है, ये क्राइसिस से पहले की किताबें छपी हुई हैं और आपको पता होना चाहिए। ठीक है, प्लान ए सर्वे इन योर कॉलोनी, आप अपने कॉलोनी पे एक सर्वे प्लान करिए। विलेज टू इन्वेस्ट द पीपल एटीट्यूड टूवर्ड द रिसाइकलिंग द डोमेस्टिक एंड एग्रीकल्चर वेस्ट। क्या थॉट रखते हैं वो, आपके आसपास जो डोमेस्टिक और एग्रीकल्चर वेस्ट आ रहा है, और उनसे कुछ सवाल पूछिए। आस्क क्वेश्चन अबाउट। पहला सवाल, व्हाट डू दे थिंक अबाउट रिसोर्सेज दे यूज़। वो जो रिसोर्सेज यूज करते हैं उनको लेकर उनके क्या थाट हैं, क्या सोचते हैं। व्हाट इज़ देयर ओपिनियन अबाउट द वेस्ट एंड इट्स यूटिलाइजेशन। आपके घर से जो वेस्ट निकल रहा है, आप उसका यूटिलाइजेशन कैसे करते हैं। कोलाज योर रिजल्ट, और अपने रिजल्ट का एक कोलाज बनाइए। मैं बता रहा हूँ, मैं ये जब बुक पढ़ रहा हूँ तो नहीं सिखाया जाता बच्चों को कि आप बच्चों से उम्मीद करते हो कि रिसोर्सेज अच्छे से यूज करें आगे बड़े होके। आप बच्चों के दिमाग में पहले ये थॉट तो डालिए कि रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, उनकी एक्टिविटी तो कराइए, उनको स्टूडेंट से स्कॉलर तो बनाइए। ठीक है। एन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज हैज़ बिकम द एसेंशियल फॉर ए सस्टेन्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ। अगर आप सस्टेन क्वालिटी ऑफ लाइफ चाहते हैं तो जो रिसोर्सेज है उनका डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली होना चाहिए। और ये ग्लोबल पीस के लिए बहुत ज़रूरी है। सारी लड़ाइयाँ तेल की तो हैं। वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा ले गया क्योंकि अमेरिका वहाँ की ऑयल कंपनियों का एक्सेस चाहता था। ठीक है, सिंपल सी बात है। इफ़ द प्रेजेंट ट्रेंड ऑफ रिसोर्सेज डिप्लेशन बाय ए फ्यू इंडिविजुअल, अगर रिसोर्सेज का कंट्रोल कुछ लोगों के पास रहेगा, एंड कंट्रीज कंटिन्यू, द फ्यूचर ऑफ आवर प्लेनेट इज डेंजर। लोग ऐसे लड़ेंगे, हम सब आप अफेक्ट होंगे। और क्योंकि आजकल ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है, कोई भी एक देश की अनस्टेबिलिटी गांव के आखिरी छोर पे खड़े व्यक्ति को भी अफेक्ट करती है। अगर आपको भरोसा नहीं है तो आप ईरान और अमेरिका और इजराइल का जो वार हुआ उससे समझिए।
ठीक है। देयर फोर रिसोर्सेज प्लानिंग इज इसेंशियल, बिल्कुल रिसोर्सेज की प्लानिंग बहुत ज़रूरी है फॉर द सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ। इस अर्थ में लाइफ बहुत आसानी से स्मूथली रन करे, इसके लिए सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस बहुत ज़रूरी है। रिसोर्सेस पे सबका राइट है। रिसोर्सेस गांव के विलेज के उस लास्ट, अगर कोई दिल्ली पे कोई रिसोर्सेस मिल रहा है या राजस्थान पे मिल रहा है या एमपी में मिल रहा है, एमपी एक मिनरल्स रिच स्टेट है, लेकिन क्या हम उसका यूटिलाइजेशन अच्छे से कर पा रहे हैं? सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस इज ए कंपोनेंट ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है आगे हम पढ़ेंगे, पर बहुत ज़रूरी पार्ट है सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस होना, तब जाके सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा। इससे ग्लोबल क्राइसिस खड़ा हो रहा है और उस ग्लोबल क्राइसिस को दूर करने के लिए ग्लोबल लेवल पे कुछ मीटिंग हो रही हैं, और उन मीटिंग में जो सबसे इम्पॉर्टेंट मीटिंग हो रही है रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में है 1992 में। ये सीधे एग्जाम में पूछ देते हैं। 1992 में मोर देन 100 हेड ऑफ स्टेट मीट इन द रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में मिले फॉर द फर्स्ट टाइम। लूला वहाँ के अभी प्रेसिडेंट है करंट टाइम पे। और ये रियो डी जेनेरियो शहर के बारे में कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा शोरगुल वाला शहर है। फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट यहीं हुई, ये आपको पता होना चाहिए। पहली अर्थ को लेके अगर कोई मीटिंग हो रही है इंटरनेशनल लेवल पे, वो कहाँ हो रही है? ब्राज़ील में हो रही है। द समिट वाज कन्वेन्ड फॉर एड्रेसिंग द अर्जेंट प्रॉब्लम ऑफ इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड द सोशियो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट एट द ग्लोबल लेवल। तो इंटरनेशनल लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे जो इन्वायरमेंटल को प्रोटेक्ट करने की और जो प्रॉब्लम आ रही है, प्रॉब्लम को एड्रेस किया गया, पहली बार किया गया। द असेंबल्ड लीडर साइन द डिक्लेरेशन ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट चेंज। ग्लोबल क्लाइमेट चेंज पे शाइन हुआ, और बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आजकल किसी भी सरकार के मुद्दा में इन्वायरमेंट का मुद्दा होता ही नहीं है। अभी 5 जून आने वाला है, ठीक है, तो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे आने वाला है। क्या कर रहे हैं हम? हर इंसान को जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। एंड द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ठीक है, चेंज और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी पे एक डिक्लेरेशन साइन हुआ। द रियो कन्वेंशन इंडोर्स द ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल एंड द अडॉप्ट एजेंडा 21। तो एजेंडा 21 कहाँ की उपज है? जब ब्राज़ील में सबमिट हुआ 1992 में, तो वहाँ है एजेंडा 21। नेचर को बचाने का, रिसोर्सेज को बचाने का एक एजेंडा तय किया गया, 21 एजेंडा फॉर अचीविंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन द 21 सेंचुरी। 21 सेंचुरी में सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, इसके लिए एजेंडा 21 बनाया गया। तो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बस इतना याद रखना है कि एजेंडा 21 क्या है, किस मीटिंग हुआ, किस ईयर हुआ, किस शहर में हुआ, बस। और जब भी खाली होइए तो आप डाउनलोड करिए एजेंडा 21 और वो एजेंडा पढ़िए, एक एक लाइन पढ़िए आप, नहीं तो हम ही लेके आ जाएंगे। एजेंडा 21 के बारे में थोड़ा बहुत दिया गया है। It is the declaration signed by the world leader in 1992 in the United Nations Conference on Environment and Development, UNCED। आपको एग्जाम में पूछ देगा फुल फॉर्म ऑफ UNCED, ठीक है, विच टुक प्लेस एट रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील, जो कि ब्राज़ील में मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई। और इसका एम था, इट एम्स इट अचीविंग द ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट। बार बार सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्या है सस्टेनेबल? सस्टेनेबल डेवलपमेंट में आप डेवलपमेंट के नाम पे रिसोर्सेज को इस हद तक यूज़ नहीं करेंगे कि एयर, वाटर और सॉयल में कोई पोल्यूशन हो, मतलब इन्वायरमेंट को कम से कम लॉस होना चाहिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में सेविंग रिसोर्सेज फॉर फ्यूचर, आने वाली जनरेशन के लिए क्या हम पेट्रोल, कोयला ये सब बचा पा रहे हैं? और सोशल और इकोनॉमिकल बैलेंस, कोई सेगमेंट रिच और पुअर का कोई गैप तो नहीं क्रिएट हो रहा है? ये होता है एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। और इसी पे एजेंडा 21 बेस्ड है। इट इज़ एन एजेंडा टू कम्बैट environment damage, poverty, disease through the global cooperation on common interest, mutual need and share responsibility। हमें ग्रुप रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी पड़ेगी, हमें बर्ड लेवल पर रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी पड़ेगी। वन मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ द एजेंडा 21 इज दैट द एवरी लोकल गवर्नमेंट शुड ड्रॉ ऑन इट्स ऑन लोकल एजेंडा 21। पर क्या एजेंडा 21 पे कोई बात होती है?
नहीं होते। तो अगले में वीडियो में हम पढ़ेंगे रिसोर्सेस प्लानिंग कैसे की जाए। ठीक है, थैंक यू, और सपोर्ट करिए और अपना सजेशन दीजिए, और आगे हम एक एक पॉइंट पे बात करेंगे, एक एक लाइन पे बात करेंगे, कुछ अपने थॉट रखेंगे, कुछ आपके थॉट लेंगे, और ये सीखने और सिखाने की जो प्रोसेस है वो चलती रहेगी।